स्टार्ट किया जाएगा न्यू सब्जेक्ट, है ना, सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, इस सब्जेक्ट का अगेन आपको वेटेज मिलेगा प्रीलिम्स में, मेंस में भी। अभी देखो जेई वालों के लिए तो ऑब्जेक्टिव ही हो गया है ना, तो उनके लिए बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन होंगे इस सब्जेक्ट से, क्योंकि अभी जो पेपर हो गया वो 300 का हो गया है ना, जो मेंस होना है, तो यहाँ से अच्छा खासा वेटेज मिलेगा आपको। ठीक है, अभी जो सिलेबस है ना, अगर हम लोग बात करें सॉइल मैकेनिक्स एंड द फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, फॉर एई या फिर जेई के लिए अच्छे खासे वेटेज होंगे यहाँ से, जेई वालों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्कस किया जाता है यहाँ से। अगर हम बात करें मेंस में, ठीक है, मेंस में, है ना, तो अभी जैसा सिनेरियो चल रहा है ना, तो फिर से आपको यहाँ पे 30 मार्क्स आना ही आना है, 30 मार्क्स, ये मिनिमम होगा, इतना तो आएगा ही आएगा, है ना। लेकिन होगा क्या, जब बात करें हम लोग यहाँ पे मेंस के लिए, है ना, तो केवल 30 में आपको ऑप्शन भी मिलेंगे, तो आप बोल सकते हैं 30 से 40 मार्क्स का आपको यहाँ से मिल जाएगा, 30 to 40 मार्क्स। कहाँ पे, मेंस में, कहाँ पे, मेंस में। तो प्रीलिम्स में कितना होगा, ठीक है, तो प्रीलिम्स की बात की जाए, ठीक है, अगर हम लोग बात करें प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में मान चलिए यहाँ से अगर 100 मार्क्स का होता है टेक्निकल पेपर, है ना, टेक्निकल मार्क का होता है, तो 10 to 15 मार्क्स तो आना ही आना है। ठीक है, ये हो सकता है 18 मार्क्स भी हो जाए, लास्ट टाइम आपके यहाँ बहुत ज़्यादा नंबर, आई थिंक 18 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स में। ठीक है, 18 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा था कहाँ पे, प्रीलिम्स में। ठीक है, इट मीन्स इस सब्जेक्ट का वेट हो चुका प्रीलिम्स में और आपके मेंस में भी, प्रीलिम्स में भी और मेंस में। मेंस में देखिए कितने कौन है यहाँ से, 30 से 40 मार्क्स का, 30 मार्क्स तो इसका मिनिमम होगा, इतना तो आपको टाइम करना ही करना है। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें सिलेबस की, तो पहले का जो सिलेबस था सॉइल का और अभी का सिलेबस आप देखेंगे, तो यहाँ से आपको 3 चैप्टर एक्स्ट्रा मिलेंगे, बाकी सारा तो हम लोग करते ही जाते हैं। 3 टॉपिक ऐड हो गए हैं। पहला मिल जाएगा आपको कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल, नेक्स्ट आपको मिलेगा, अब मिल जाएगा आपको यहाँ से एक्टिव बर्थ प्रेशर, ठीक है, और नेक्स्ट आपको मिल जाएगा यहाँ से एक्टिव बर्थ प्रेशर हो गया, क्या पूछे थे, प्रेशर हो गया, थर्ड मिल जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल। बाकी सारा तो क्या है, सेम है, बाकी तो सारा यहाँ पे क्या है, सेम है। ठीक है, अब ये तो सिलेबस है जो प्रिस्क्राइब किया था कहाँ पे, कमीशन ने, है ना, बट इसको हम लोगों ने डिवाइड करा हुआ है सिलेबस को। ठीक है, तो चैप्टर वाइज करके इसको हम लोगों ने डिवाइड करा हुआ है। मिलेगा यहाँ से चैप्टर 1 प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, चैप्टर 1 मिलेगा आपको यहाँ से प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो चैप्टर 1 को देखा जाता है, क्या हो जाएगा यहाँ से, चैप्टर 1 इज इम्पोर्टेंट फॉर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्लस सब्जेक्टिव बनते हैं प्लस इंटरव्यू, है ना। पूरे सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स में चैप्टर 1 आपके बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चैप्टर 1 ही आपको बेस बना के दे रहा होगा आगे क्वेश्चंस को या आगे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल ही आपको बेस बना के देगा कि आगे आपको कैसे प्रोसीड करना, और हर एक सब्जेक्ट को पूछे चैप्टर्स में आपको कंसेप्ट कैसे अप्लाई करना, तो सारा बेसिक यहीं से यूज़ किया जा रहा होगा। ठीक है, तो चैप्टर 1 आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा ऑब्जेक्टिव के लिए, फिर सब्जेक्टिव और इंटरव्यू में बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें देखा जाएगा ओरिजिन एंड टाइप ऑफ सॉइल, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल रहा है। 3 फेज सिस्टम अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं सब्जेक्टिव भी बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मिलेगा यहाँ से इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। अब जो इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल है, ठीक है, ये डायरेक्टली लिख नहीं पाता थियरी में, ये यहाँ से जो है थ्योरी में डायरेक्टली लिख नहीं पाता है कि व्हाट इज द इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, एक्सप्लेन ब्रीफ, तो ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से आपको वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूनिट ऑफ सॉइल, पार्टिकल साइज, एनालिसिस, एटरबल लिमिट, कंसिस्टेंसी, सेंसिटिविटी, एक्टिविटी ऑफ सॉइल, कोलेस्ट्रॉल, मतलब ये सारे के सारे टर्म्स आपको पढ़ने होंगे, ये सारे टर्म्स आपको यहाँ देखने होंगे। तो ये क्या मिलेगा आपको यहाँ से, इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ठीक है, इस पर देखा जाएगा चैप्टर 2, चैप्टर 2 आपको मिलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, क्लेमिनोलॉजी एंड सॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, इसको देखते हैं। ठीक है, क्लेमिनोलॉजी एंड सॉइल स्ट्रक्चर, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ से। सो दिस इज ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे प्लस शॉर्ट आंसर राइटिंग,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, क्ले एंड क्लेमेरोलॉजी, है ना, ये क्लेमेरोलॉजी होगा, यहाँ पे कॉमन नहीं होगा, क्लेमेरोलॉजी एंड सॉइल स्ट्रक्चर। तो ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है ओनली फॉर द ऑब्जेक्टिव प्लस शॉर्ट आंसर राइटिंग, प्लस आपको यहाँ से मिलेगा शॉर्ट आंसर राइटिंग। तो 2 मार्क्स जो थ्योरी लिखने को पता है वो यहाँ से आ सकता है कि कौन कौन से सॉइल के स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, कितने टाइप्स को रिप्रेजेंट होते हैं सॉइल में, ठीक है, जो इसके 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। फिर कौन से सॉइल के स्ट्रक्चर्स हैं, नेक्स्ट कितने टाइप के क्लेमेरोलॉजीज होते हैं या आप बोल सकते हैं क्लेमेरल्स होते हैं, उनके बारे में, ठीक, कंप्लीट लिखने को आ सकता है यहाँ से, ठीक है। इसके बाद आपको मिलेगा यहाँ से चैप्टर 3 प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव यहाँ से स्ट्रक्चर लिख दिया है, ये इफेक्टिव स्ट्रेस होगा, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस या पूछे कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। तो अभी तक तो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं था, है ना, बट अगर आप देखेंगे जो मैंने प्रीवियस में सिलेबस शेयर करा हुआ था उसमें इस टॉपिक को ऐड करा हुआ है। क्यों? क्योंकि कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं आगे जब आप पढ़ते हैं, जैसे बात करें सीपेज हो गया, फिर हो गया इफेक्टिव, फिर आपको मिल जाता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल हो गया, फाउंडेशन हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसका हमें बेसिक यूज मिलता है, तो इसको भी आपको पढ़ना होगा, इसको भी आपको पढ़ना होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, अब ये किस लिए इंपॉर्टेंट होगा अभी के लिए, यहाँ से, है ना, यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, प्लस व्हाट इज द इफेक्टिव स्ट्रेस, यूज ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस, पोर प्रेशर, यूज ऑफ पोर प्रेशर, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव में, और साथ में इंटरव्यू में क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से न्यूमेरिकल आ सकता है, यहाँ से न्यूमेरिकल आपको मिल सकता है। नेक्स्ट कैपिलैरिटी एंड सैंड बल्किंग। तो सैंड बल्किंग तो शॉर्ट आंसर राइटिंग में लिखने को आता है, शॉर्ट आंसर राइटिंग लिखने को आता है। नेक्स्ट कैपिलैरिटी से, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बनते हैं, स्पेशली फॉर द एलन हेजन क्वेश्चन को लेकर के, है ना, कैपिलैरिटी के लिए एलन हेजन की क्वेश्चन क्या थी उसको लेकर के क्वेश्चन बहुत बनते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, किसमें ध्यान से ऑब्जेक्टिव में। तो ये टॉपिक आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो अगेन इस टॉपिक को पढ़ना है, आगे के बेस में आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट परमिलिटी एंड सीपेज, नेक्स्ट चैप्टर यहाँ से परमिलिटी एंड सीपेज, ठीक है। अब ये चैप्टर अगेन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्लस इंटरव्यू। तो परमिलिटी एंड सीपेज, परमिलिटी एंड सीपेज, तब इसको देखा जाता है यहाँ से, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ से। पहला है डार्सी लॉ। डार्सी लॉ ही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ना, द डार्सी लॉ ही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं सब्जेक्टिव में और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उसको, उसमें भी इसका एप्लीकेशन मिलेगा। तो किसमें, डार्सी लॉ में। नेक्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ द परमिलिटी, ठीक है, इस बार आप चेक करेंगे, है ना, इस बार आप चेक करेंगे, इस बार का लास्ट में जो एग्जाम हुआ RWD का JEE वाला, तो देखिए इस पर 3 भी लिखने को आता है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ओवरऑल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिटर्मिनेशन ऑफ द परमिलिटी, चाहे वो लैब मेथड हो, चाहे वो इनडायरेक्ट मेथड हो, चाहे वो फील्ड मेथड हो। देखिए इस बार फील्ड मेथड में न्यूमेरिकल पूछ लिया, है ना। नेक्स्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग परमिलिटी। अब कौन कौन से फैक्टर जो परमिलिटी को अफेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मिलेगा अपना से परमिलिटी ऑफ स्ट्रेटिफाइड सॉइल, अगेन सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, है ना, प्रीवियस ईयर आप चेक करेंगे, इसके कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट सीपेज एनालिसिस करना होगा, आप सीपेज एनालिसिस पे क्वेश्चंस बनेंगे, स्पेशली क्विक्स एंड कंडीशन। तो यहाँ पे शॉर्ट आंसर राइटिंग प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, इस टॉपिक से भी बनते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द फ्लोनेट, एप्लीकेशन ऑफ द फ्लोनेट, तो यहाँ से आपको शॉर्ट आंसर राइटिंग भी आ सकता है, प्लस सब्जेक्टिव भी आ सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं कि फ्लोनेट को हम लोग अप्लाई कहाँ पे करते हैं, फ्लोनेट को हम लोग अप्लाई कहाँ पे करते हैं, तो आपको सारा यहाँ से मिल जाता है। नेक्स्ट देखा जाएगा यहाँ से स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल एंड कॉम्पैक्शन, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल एंड कॉम्पैक्शन, ठीक है। अब ये क्या होगा, इसको देखा जाता है यहाँ से, इसको देखा जाता है यहाँ से। जब बात करते हैं यहाँ से स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉम्पैक्शन, तो अगर बात की जाए किसकी यहाँ पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है ओनली फॉर द ऑब्जेक्टिव। तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज ओनली फॉर द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव आने के चांसेस ज़्यादा हैं। लास्ट ईयर आप का जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें आप देखें तो आया भी था, वेस्टरगार्ड क्वेश्चन से। तो बॉस्निक वेस्टरगार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, तो बॉस्निक से क्वेश्चन और वेस्टरगार्ड क्वेश्चन, ठीक है,
इस पे ऑब्जेक्टिव, इस पे सब्जेक्टिव, इस पे न्यूमेरिकल, ये सारे पूछे जा सकते हैं। बट ये चैप्टर से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। वर्टिकल एक्सिस अंडर सर्कुलर एरिया लाइन लोड, है ना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। न्यू मार्क चार्ट ऑब्जेक्टिव से बहुत बार पूछे गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कई बार पूछे गए, तो ये आपको यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको मिलेगा यहाँ से कॉम्पैक्शन। नेक्स्ट मिलेगा कॉम्पैक्शन। अब जो कॉम्पैक्शन चैप्टर है, ये आपका जो चैप्टर है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, सब्जेक्टिव बनते हैं ना, प्लस इंटरव्यू, बट बाय कंसेप्ट वाइज, है ना, बाय कंसेप्ट। ये जो चैप्टर है आपका यहाँ पे कौन सा, कॉम्पैक्शन, है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इंटरव्यू में एकदम से क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि बड़े पड़े होते हैं कॉम्पैक्शन से ना, कॉम्पैक्शन से इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, सब्जेक्टिव बनता है, बट इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कहाँ पे, कॉम्पैक्शन चैप्टर से। ठीक है, और वो टॉपिक कौन सा होता है, कॉम्पैक्शन में भी कहाँ से पूछते हैं, ज़्यादातर पूछते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर जो कॉम्पैक्शन अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, वो कौन कौन से फैक्टर जिसको कॉम्पैक्शन अफेक्ट करता है, तो दो चीज़ मिलेगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन, नेक्स्ट कॉम्पैक्शन अफेक्टिंग द सॉइल। ठीक है, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो कॉम्पैक्शन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट मिलेगा वो कौन कौन से पैरामीटर जिनको कॉम्पैक्शन अफेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, कॉम्पैक्शन इन द फील्ड एंड फील्ड कंट्रोल, यहाँ से भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं, आपको इस टॉपिक पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये आपको यहाँ मिलेगा कॉम्पैक्शन का है, इस डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट मिलेगा कंसोलिडेशन, ये इस बार चैप्टर नया एडेड है। तो ये चैप्टर ऑब्जेक्टिव के लिए भी होगा, सब्जेक्टिव के लिए भी और इंटरव्यू के लिए। ठीक है, यही टॉपिक है जिसने तरजाकी को, है ना, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स का ऑनर दिलवाया। तो यही कंसोलिडेशन ही है ना, जिसको एक्सप्लेन करके इनको क्या मिला, यहाँ से इतनी ज़्यादा फेम मिला। ठीक है, तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए। इवन अभी चेक करिए जो ऑप्शनल पेपर हुआ सिविल सर्विसेज का, है ना, आपके यहाँ पे APPSC में, है ना, APCS का। ठीक है, उसमें जो पेपर हुआ मेंस में, इसी से क्वेश्चन पूछ लिया 10 मार्क्स, इस टॉपिक से 10 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ कंसोलिडेशन थ्योरी लिखने को आ सकता है, प्राइमरी कंसोलिडेशन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं। ठीक है, ओवर कंसोलिडेशन एंड प्री कंसोलिडेटेड सॉइल, इनकी प्रॉपर्टीज लिखने को आता है। तरजागी 1D कंसोलिडेशन थ्योरी, अब इसके जो अजम्पशंस हैं प्लस न्यूमेरिकल्स प्लस थ्योरी सब लिखने को आता है इस पर। सेटलमेंट एनालिसिस, चाहे वो इमीडिएट हो, है ना, सेटलमेंट एनालिसिस में लोग तीनों को पढ़ा जाएगा, इमीडिएट प्लस प्राइमरी प्लस सेकेंडरी सेटल। ठीक है, नेक्स्ट आप मिलते हैं यहाँ पे इलास्टिक सेटलमेंट। ठीक है, ये इमीडिएट हो गया, इनिशियल इसको इमीडिएट हम बोल देते हैं। ठीक है, तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे प्राइमरी सेटलमेंट हम कैसे पता करते हैं, प्राइमरी कंसोलिडेशन कैसे पता करते हैं, ये कंप्लीट इस पर क्वेश्चन मिलेगा आपको। और मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि इस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, है, तो ये क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है इस कंसोलिडेशन में। तो प्राइमरी कंसोलिडेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, न्यूमेरिकल्स, यहाँ पे कौन कौन से हम ऑप्शन यूज करते हैं, जो टोटल 5 हो जाते हैं, कॉम्प्रेशन, रिकॉम्प्रेशन, वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम कॉम्प्रेसिबिलिटी और कंसोलिडेशन। ये जो 5 है इसमें न्यूमेरिकल से बहुत पूछे जाते हैं, और कोई टफ न्यूमेरिकल नहीं होगा, सिर्फ फॉर्मूला वैल्यू पुट डाउन करना होगा। तो चैप्टर आपको मिलेगा यहाँ से कंसोलिडेशन, तो इस बार न्यू एडेड टॉपिक है। नेक्स्ट आपको मिलेगा यहाँ पे सीरीज इन ऑफ सॉइल। नेक्स्ट यहाँ से सीरीज इन ऑफ सॉइल, अब इसमें क्या आ जाएगा चेक करिए। पहला मोर कूलम्ब्स फेलियर क्राइटेरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव भी आएगा प्लस इंटरव्यू भी आएगा, ये आपको 3 मिल जाते हैं, ये आपको यहाँ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट, ड्रेनेज कंडीशन एंड स्ट्रेंथ पैरामीटर एंड स्ट्रेंथ पैरामीटर्स हो जाएगा। अब ड्रेनेज कंडीशन और स्ट्रेंथ पैरामीटर्स क्या हो जाएगा। ठीक है, अब कौन कौन ड्रेनेज कंडीशन आपको मिलती हैं, चाहे वो टेस्ट को लेकर के हो, और स्ट्रेंथ पैरामीटर आपको मिल जाएगा यहाँ पे ड्रेन्ड और अनड्रेन्ड शियर पैरामीटर्स। इस टॉपिक को भी आपको करना होगा, इस टॉपिक को भी आपको करना होगा। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शियर टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। अब कौन कौन से टेस्ट हैं आपके पास, चाहे वो लैब मेथड हो चाहे वो फील्ड मेथड हो, इस पे क्वेश्चन आप इस पर कर सकते हैं कि मिलना ही मिलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर। इस बार आप चेक करेंगे जो भी APCS का सिविल सर्विस का हुआ, तो केवल इसी टॉपिक से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया, 10-10 नंबर में 5 साइड क्वेश्चन को यूज़ करके, है ना, एक क्वेश्चन को यूज़ करके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अच्छे से करना होगा। वेन से टेस्ट पे थे लिखने को आ जाता है, ट्राइकल टेस्ट पे थे लिखने को आ जाता है, यूज टेस्ट पे थे लिखने को आ जाता है।
नेक्स्ट लिक्विफेक्शन, शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोहेसिव एंड कोहेजनलेस सॉइल, अगेन शॉर्ट आंसर राइटिंग आता है ना, अगेन शॉर्ट अगेन आपको यहाँ पे आंसर राइटिंग लिखने को आता है। नेक्स्ट मिलेगा लिक्विफेक्शन, शॉर्ट आंसर राइटिंग प्लस ऑब्जेक्टिव। स्कैम्पटन पोर प्रेशर सब्जेक्टिव भी आते हैं, सब्जेक्टिव में इस पर न्यूमेरिकल्स बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स गेट में जो दो नंबर का न्यूमेरिकल होगा, है ना, गेट में जो 2 नंबर का न्यूमेरिकल होता है, ठीक है, वो आपके 10 नंबर में यहाँ से मिलता है मेंस में, ठीक है। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव ये सारा आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये सारा आपको यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको मिलेगा यहाँ पे अर्थ प्रेशर थ्योरीज, ये इस बार का नया टॉपिक है। तो यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाने ज़्यादा हैं, ऑब्जेक्टिव में भी सिंपल वाले, है ना, कि एक्टिव और पैसिव अर्थ प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। रैंकिन अर्थ प्रेशर थ्योरी, इस पे तो न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, इस पे न्यूमेरिकल्स तो आपसे बहुत पूछा जाता है, ठीक है। रैंकिन अर्थ प्रेशर थ्योरी कि कैसे कैलकुलेट किया जाए अंडर डिफरेंट कंडीशंस, वो आके देखा जाएगा। एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर ऑन कोहेसिव सॉइल, तो कोहेजनलेस सॉइल और कोहेसिव सॉइल दोनों पे आपको पढ़ना है। अगर बात की रैंकिन, तो दिस इज ओनली फॉर द कोहेजनलेस सॉइल। किस लिए होगा, कोहेजनलेस सॉइल के लिए होगा। मोहर कुलाम्स वेज थ्योरी नहीं भी करने से हो जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। नेक्स्ट सीट पाइल्स, ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पे सब्जेक्टिव लिखने को आ सकता है, क्या मिल जाएगा यहाँ सर्ट प्रेशर थ्योरीज, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9, ये इस बार न्यू रिलेटेड टॉपिक से भी है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, यहाँ से केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, प्लस शॉर्ट आंसर राइटिंग। बट अगर हम लोग बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव मैंने क्वेश्चंस कम, चांसेस कम है, बट यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा चांसेस हैं। टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर्स मेथड, स्टूडियस स्लिप सर्कल मेथड, इस पर ऑब्जेक्टिव बहुत पूछे जाते हैं, इस पर ऑब्जेक्टिव बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑन डिफरेंट सॉइल्स, इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। न्यूमेरिकल आसान होते हैं, डिफरेंट कंडीशन देख करके यहाँ सबसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको मिल जाता है स्टेबिलिटी। तो ये कंप्लीट मिल जाएगा सॉइल का। नेक्स्ट मिलता है इसका नेक्स्ट पार्ट मिलेगा आपको फाउंडेशन का। फाउंडेशन की बात की जाए तो सेलो फाउंडेशन, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्लस इंटरव्यू। सेलो फाउंडेशन बहुत ही महत्व, एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं इसमें, ठीक है। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत पूछा जाता है यहाँ से। सिलेक्शन क्राइटेरिया सेटलमेंट, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। बियरिंग कैपेसिटी, अगेन न्यूमेरिकल्स, इससे बहुत मिलेगा आपको। फिर मेथड कौन कौन से करने हैं, तरजाकी करना, स्कैम्पटन करना है ना, IS कोड मेथड करना है, और मेयर, जिसमें से फर्स्ट और सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है। किसी भी आपको न्यूमेरिकल्स प्लस थ्योरी सारा मिल जाएगा, ठीक है। डिजाइन ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग्स, आइसोलेटेड फाउंडेशन, ध्यान रखना इसमें आपको रेनफोर्समेंट डिटेलिंग नहीं करना है, आपको यहाँ केवल साइजेस पता करना है प्लस। तो इस पर न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं, किसको पता करने के यहाँ से, टू फाइंड द साइजेस को पता करने से न्यूमेरिकल बहुत पूछ जाते हैं। नेक्स्ट रेमेडीज, अगर सेटलमेंट हो रहा है तो उसको कैसे रोका जाए, रेमेडीज बहुत पूछा जाता है। फील्ड मेथड मिलेगा आपको यहाँ से, प्लेट लोड टेस्ट, SPT टेस्ट, ठीक है, SPT टेस्ट। तो सब्जेक्टिव हो गया, ये सभी बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में आपसे। नेक्स्ट रिजिड एंड फ्लेक्सिबल फाउंडेशन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछ जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। प्लेट लोड टेस्ट पे तो लास्ट जो आपका एग्जाम हुआ AE का 2018 की आई थिंक बात है, तो 8 मार्क्स में इसमें न्यूमेरिकल दे दिया, तो वहाँ पे जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं गेट में, SF/SP = BF/BP वाले पे, इस फॉर्मूले पे, ठीक है, तो वहाँ पे क्वेश्चन लेस या फिर डेंस सेंड करके दिया हुआ था, ठीक है, तो उस पर न्यूमेरिकल्स भी आ जाता है, उस पर न्यूमेरिकल भी आ जाता है, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा यहाँ से कौन सा सेलो फाउंडेशन। नेक्स्ट देखा जाएगा यहाँ से चैप्टर नंबर 11 पायल फाउंडेशन, तो यहाँ से ज़्यादा चांसेस हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। इस टू फाइंड द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ, है ना, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल्स, पाइल्स की लोड कैरिंग कैपेसिटी क्वेश्चन बहुत पूछ जाते हैं, स्पेशली न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स बहुत बनते हैं इस पर, ठीक है। नेक्स्ट मिलेगा अंडर रिम पाइल्स, अगेन न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेगेटिव स्किन, सब्जेक्टिव में शॉर्ट आंसर राइटिंग लिखने को आता है,
शॉर्ट आंसर राइटिंग लिखने को आता है। नेक्स्ट आपको मिलेगा यहाँ से ग्रुप एक्शन 5, अगेन न्यूमेरिकल्स, ठीक है, अगेन न्यूमेरिकल्स। ये सभी क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे होते हैं, है ना, ये सभी क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे होते हैं। तो आपको मिल जाएगा यहाँ से कौन सा, चैप्टर नंबर 11 पाइल फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाएगा यहाँ से सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट में देखना है कौन सा यहाँ पे, सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन। और जब बात करें सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन, तो दिस इज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ से थे लिखने को जाए कि सॉइल स्टेबलाइजेशन कौन कौन हमारे पास मेथड है, जब एक्सप्लोरेशन करते हैं कौन कौन से हम चीज़ों को ध्यान रखते हैं, साइट क्राइटेरिया का रखते हैं ड्रिलिंग के लिए, है ना। फिर सैम्पलिंग क्या हो जाता है, ड्रिलिंग ऑफ बोर होल, कितने मेथड हमारे पास यहाँ पे बोर होल करने के, ठीक है। ग्राउंड मॉडिफिकेशन सॉइल स्टेबलाइजेशन में आ जाता है ये, ठीक है, कि आप यहाँ पे करेंट सॉइल कंडीशन को मॉडिफाई कैसे करें, तो वो चीज़ आपको यहाँ समझ आती है, वो चीज़ आपको यहाँ समझ आती है, ठीक है, वो चीज़ आपको यहाँ समझ आती है। ठीक, कंप्लीट मिल जाएगा आपको यहाँ पे सिलेबस, यहाँ से इंटरव्यू के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट मिल जाएगा सिलेबस किसका यहाँ पे, सॉइल मैकेनिक्स का। ये कंप्लीट मिल जाएगा सिलेबस आपको इसका यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स का। यहाँ तक क्लियर सभी को, चलिए अब आगे हम लोगों ने यहाँ से देखा हुआ है, ठीक है। अभी मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया यहाँ पे कि प्रीवियस में कितने हैं। देखिए अभी डिस्कस कर रहे थे 18 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा प्रीलिम्स में, RWD में 100 में से कितना पूछा हो यहाँ पे, 100 में से कितना पूछा हो यहाँ से 14 मार्क्स पूछ लिया है, ठीक है, 14 मार्क्स पूछ लिया है। गेट में भी क्वेश्चन मिलेगा, है ना, 6 से 8 नंबर 10 नंबर भी हो सकता है। SSCJ में प्रीलिम्स में काफ़ी अच्छा वेटेज मिलेगा, ठीक है। सिलेबस फिर से आपको मिल जाएगा यहाँ पे, मैंने डिस्कस करा हुआ है ना। इसलिए आपको बुक कौन सी रेफर करनी है ना। थियरी के लिए आप देख सकते हैं अरोरा, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए आप वेंकटा का मैया को देख सकते हैं। आप चाहें तो गोपाल रंजन को भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है ना। बट अगर आपको बाय करना, अगर क्योंकि इन बुक्स का आपको ऑनलाइन PDF मिल जाएगा तो आप आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। अब प्रैक्टिस कहाँ से करना है, वर्क बुक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यूथ पब्लिकेशन ये भी आपको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये भी आपको मिल जाएगा। PDF आपको ऑलरेडी अवेलेबल होगा तो आप उसको वहाँ से ले सकते हैं, आप उसको वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ डिटेल्स मिल जाती है। चलिए ठीक है, क्लियर है सभी को। अब देखा जाएगा फर्स्ट चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ठीक है। तो जब हम लोग बात करेंगे किसकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, तो सबसे पहले समझना होगा कि सॉइल होता क्या है ना। सबसे पहले देखना होगा सॉइल होता क्या है, ठीक है। तो जो सॉइल टर्म्स है ना, जो सॉइल टर्म्स है वो कहाँ से लिया गया, फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स दैट नेम इज सोलम, दैट नेम इज सोलम। तो सॉइल कहाँ से ओरिजिनेट किया गया, लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड में क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, सोलम। इसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल बोल देते हैं। तो सॉइल कहाँ जाता है, सोलम टर्म से आता है, ठीक है। जब सॉइल की हम सिंपल सी डिस्कशन करते हैं तो सॉइल का जो यूज है ना, केवल एक आदमी नहीं कर रहा होता है, क्योंकि सॉइल तो सबसे बेसिक्स है ना, सॉइल तो सबसे बेसिक्स है, ठीक है। तो जो सॉइल का यूज मिलता है हम बेसिकली इसको 3 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट कौन यूज़ करेगा इसको, फार्मर यूज़ करेगा। नेक्स्ट जियोलॉजिस्ट करेगा। थर्ड एक इंजीनियर करेगा। अब इंजीनियर में कौन सा, सिविल इंजीनियर। तो सॉइल का जो यूज़ है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ हम इसको क्लासीफाई करते हैं, है ना। 3 आप बोल सकते हैं 3 प्रोफेशन के लिए। पहला हो जाएगा फार्मर्स। अगर आपसे कहा जाए फार्मर्स को आप पूछिए कि सॉइल क्या है, फिर आप एक जियोलॉजिस्ट से पूछिए, फिर आप एक सिविल इंजीनियर से पूछिए, तो है तो सेम ही, लेकिन सबके लिए सिग्निफिकेंस क्या इसका अलग अलग मिलेगा। सिग्निफिकेंस आपको क्या मिलेगा, सबके लिए अलग अलग मिलेगा। आप कैसे बात करते हैं फार्मर की, तो फार्मर को सॉइल से किसकी रिक्वायरमेंट होगी कि ज़्यादा फर्टिलाइजेशन हो, है ना, मिनरल्स ज़्यादा प्रेजेंट हो, एडमिक्सर ज़्यादा प्रेजेंट हो, मैटर्स ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर्स हो, ठीक है। अब इसी बहुत से न्यूट्रिएंट्स क्रॉप्स के लिए क्या हो, सब इस नॉन में अवेलेबल। तो अगर फार्मर्स की बात करें तो क्या बोलेगा, इट इज़ अ लूज मटेरियल ऑन द अर्थ क्रस्ट कंसिस्टिंग ऑफ disintegrated rocks with an admixtures of organic matter which support the plant life, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लूज मटेरियल होगा ऑन द अर्थ क्रस्ट
ठीक है। अर्थ क्रस्ट जो किससे बना होगा यहाँ पे, डिसइंटीग्रेटेड रॉक से, जिसमें आपको क्या मिलाते हैं यहाँ से, एडमिक्सर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। और ये ऑर्गेनिक मैटर सपोर्ट करेंगे किस में, यहाँ पे प्लांट की लाइफ में, प्लांट लाइफ में या अपोजिट क्रॉप्स लाइफ में। नेक्स्ट मिलेगा जियोलॉजिस्ट, है ना। जियोलॉजिस्ट को इसका यूज़ क्या मिल जाएगा, देखते हैं। द डिसइंटीग्रेटेड रॉक्स मटेरियल which has not been transported from the place of the origin। अगर जियोलॉजिस्ट की बात की जाएगी तो क्या बोलेगा कि क्या डिसइंटीग्रेटेड रॉक्स है ना, डिसइंटीग्रेटेड रॉक्स है जो क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ अपने प्लेस से, मीन्स जहाँ पे था ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है, ठीक है। which has not been transported from the place of the origin, उसको हम क्या बोल देते हैं यहाँ से, उसको लेंगे सॉइल। तो जियोलॉजिस्ट के लिए उसका बेसिक पर्पज़ क्या है कि कौन कौन से इसके अंदर यहाँ से मिनरल्स प्रेजेंट है उसकी बात कर रहा होगा वो, कौन कौन से मिनरल्स यहाँ से प्रेजेंट है उसकी बात करेगा, ठीक है। किसमें कितनी लेयर्स दिख रही हैं, कितने स्ट्रेटा हैं, कौन कौन से मिनरल्स हैं, मिनरल का कंपोजिशन क्या है, ठीक है। ये सबको कौन चेक करा होगा, यहाँ पे जियोलॉजिस्ट चेक करा होगा, ठीक है। तो देखिए फार्मर के लिए इसका यूज़ क्या है, अलग है तो अलग तरह डिफाइन करा है ना। जियोलॉजिस्ट के लिए इसका क्या सिग्निफिकेंस अलग, तो उसको अलग तरह डिफाइन करा है। लेकिन जब एक बात है सिविल इंजीनियर की, अब उसको मिनरल से मतलब नहीं, ठीक है, फिर उसको प्लांट की लाइफ से मतलब नहीं है, उसको तो देखना है कि हम जब इसके ऊपर कुछ भी कंस्ट्रक्ट करेंगे क्या इस लोड को रिस्क कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, है ना। तो सिविल इंजीनियर इसको कैसे डिफाइन करेगा, लूज अनकंसोलिडेटेड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स ऑन द अर्थ क्रस्ट प्रोड्यूस्ड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स ओवरलेइंग हार्ड रॉक्स विथ और विदाउट ऑर्गेनिक मैटर्स। तो ऑर्गेनिक मैटर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, बट उसका पहला ही टर्म्स क्या से, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, ठीक है। फार्मर्स के लिए इसका सिग्निफिकेंस क्या था यहाँ पे, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, यहाँ पे क्या था, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल्स होगा, हमें ये पता है ऑर्गेनिक मटेरियल डिकम्पोज होता है, तो उसको हम यूज़ करते कहाँ पे, सीवेज फार्मिंग में, कहाँ पे यूज़ होता है, सीवेज फार्मिंग एज ए मैन्यूअर। तो सिंपली आपको यहाँ से मिल जाएगा, बट सिविल इंजीनियर के लिए उसका मतलब मैन्यूअर नहीं है, ठीक है। वो यहाँ पर क्या देखेगा, अगर ज़्यादा ऑर्गेनिक प्रेजेंट है तो सिविल में ज़्यादा होगा, ज़्यादा डिकम्पोजिशन होगा, तो उसको खेती नहीं करना है ना, उसको प्लांट की ग्रोथ से नहीं मिलता, उसको देखना है जब हम लोड को अप्लाई करें क्या इतना मजबूत होगा कि इस लोड को रेज कर पाएगा नहीं कर पाएगा, और हमारा लोड किसके फॉर्म होगा, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। तो वो कैसे डिफाइन करेगा, वो बोलेगा इट इज़ अ लूज अनकंसोलिडेटेड इनऑर्गेनिक रॉक्स, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। अब इनऑर्गेनिक में क्या जाता है यहाँ से, क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल्स, वो इन सभी की बात कर रहा होगा। ऑन द अर्थ क्रस्ट व्हिच प्रोड्यूस, अब बना कहाँ पे, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक्स ओवरलेइंग हार्ड रॉक विथ और विदाउट द ऑर्गेनिक मैटर्स। तो विथ और विदाउट द ऑर्गेनिक मैटर्स, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। फॉर्मेशन कहाँ से, जैसे डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सॉइल का जो भी आपको सिग्निफिकेंस मिलेगा वो कहाँ से मिलता है, ठीक है। वो आपको जो इसका जो मेजर रोल का सिग्निफिकेंस मिलता है वो कहाँ से मिलता है, 1924 से। उसके पहले बहुत सारा काम हो रहा होगा, है ना। जैसे बात की जाए प्रॉक्टर्स का हो गया, है ना, प्रॉक्टर्स का हो गया, रैंकाइन का हो गया, मोहर्स का हो गया, ठीक है, फिर डार्सी का हो गया, है ना, डार्सी का हो गया, स्टोक्स का हो गया। इन सब की थी बहुत पहले से चली आ रही हैं, बट जो इवोल्यूशन मिला वो किसके थ्रू मिला, यहाँ पे थ्रू द तर्जा की। अब क्यों मिला इसको देखा जाता है, चलिए क्या स्ट्रक्चर, ये दोनों देखा होगा आप लोगों ने, क्या स्ट्रक्चर को देखा आप लोगों ने, कोई बता सकता है ये स्ट्रक्चर कौन सा है, ये क्या हो जाएगा यहाँ से, दिस द लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ठीक है। हाँ, अरे फोटो देख के तो समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में तो ऑलमोस्ट सभी पता होगा। अब जरा बताओ इसमें से इसके बारे में कितने लोगों को पता था, इसके बारे में कितने लोगों को पता था, इसके बारे में कितने लोगों को पता था, इस टेम्पल के बारे में। हार्डली एक या दो को नोन होगा, बाकी सबको इसके बारे में तो जरूर पता होगा, है ना। तो जब स्टार्टिंग में बना होगा कौन सा, यहाँ पे दिस लिंक टावर ऑफ पीसा, है ना, लिंक टावर ऑफ पीसा।
इसकी हिस्ट्री में नीचे नोट डाउन कर दिया है। तो उस टाइम क्या ये वर्टिकल रहा होगा या फिर ये टिल्ट हो गया होगा? वर्टिकल रहा होगा, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये क्या हो गया? टिल्ट हो गया। ये क्या हो गया? टिल्ट हो गया। ठीक है, ये जो यहाँ से टावर है ये टिल्ट हो गया। अब जब टिल्ट हुआ तो किसकी वजह से इसमें टिल्टिंग मिली? किसकी वजह से इसमें टिल्टिंग मिली? ठीक है, उसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, उसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, अब इसकी हाइट कितनी है यहाँ पे देखिए 55.86 है ना। अब उस 183 फीट 3 इंचेस है ना, इतनी आपको इसकी हाइट मिल जाएगी। और हम इसी की केवल हाइट को देख रहे हैं। ठीक है, केवल हम हाइट को देख रहे हैं। स्टार्टिंग में क्या होगा यहाँ पे? एकदम से आप बोल सकते हैं स्टार्टिंग में, तो आप बोल सकते हैं ठीक है कि आप बोल सकते हैं ये वर्टिकल था होगा, लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये टिल्ट कर गया। अब ये टिल्ट किसकी वजह से हुआ है ना, ये टिल्ट किस वजह से हुआ, इसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो इसका एक्सप्लेनेशन किसने दिया था यहाँ पे? ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन किसने दिया था? तरजागी ने। तरजागी ने कहा कि अगर आपको भी स्ट्रक्चर कर सकते हो ओवर द सॉइल, तो सॉइल में दो नेचर होते हैं। एक सॉइल बोल, जब भी आप किसी फाउंडेशन कल्चर करेंगे तो आप बोलेंगे भाई अभी करंट में क्या होना है, इसको स्ट्रॉन्ग होना है, करंट में क्या होना, सेफ होना है, इसमें कोई फैल नहीं होना कि मीन सॉइल का सेटलमेंट नहीं होना है। नेक्स्ट, जब टाइम बीतेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो भी सॉइल में नीचे की सॉइल में सेटलमेंट नहीं होना है। अब बात है कि ऐसे कैसे हो गया, अभी तो सेफ है, बाद में कैसे हो रहा है? बाद में कैसे हो रहा है? ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे तो देखिए यहाँ से तो बाद में कैसे इसको देखा जाएगा? ठीक है, जब इसकी हम बात करते हैं, अगर एक बिल्डिंग बन गई तो हमने लोड को अप्लाई करके रख दिया, हमने लोड को अप्लाई करके रख दिया। ठीक है, अब आपसे पूछे ये स्टैटिक लोड होगा या डायनेमिक लोड होगा? बिल्डिंग का खुद का वेट स्टैटिक लोड होगा या डायनेमिक लोड होगा? एनीवन? जो बिल्डिंग का लोड है इस सॉइल के ऊपर, स्टैटिक लोड होगा या डायनेमिक लोड होगा? स्टैटिक हो जाएगा। इंटेंसिटी, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड एक ही पॉइंट पर कोई चेंज नहीं हो रहा होगा। मीन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गया, ये लोड अप्लाई होकर रह गया। अगर सेम मैग्नीट्यूड ऑफ लोड एक ही पॉइंट पर अप्लाई होकर हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो इसी लोड को हम क्या बोल देते हैं? सस्टेन्ड लोडिंग बोल देते हैं, या बोलते हैं आप इसको बोल सकते हैं, आप इसको परमानेंट लोड बोल सकते हैं। क्योंकि सॉइल पर आपने परमानेंट लोड अप्लाई करके रख दिया, क्योंकि सॉइल पर आपने यहाँ से परमानेंट लोड अप्लाई करके रख दिया, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस सॉइल के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो सॉलिड्स हैं, वो खुद को रीअरेंज करते हैं, वो खुद को रीअरेंज करते हैं। और जैसे खुद को रीअरेंज किया, अब इस सॉइल में क्या हो जाता है? चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाते हैं इन द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट। हम जो मेजर करें इन टर्म्स ऑफ सेटलमेंट की बात करें, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू दिस सस्टेन लोडिंग इस सॉइल में सेटलमेंट भी होते हैं। तो आपको करंट में तो सेव करना ही करना है, साथ में फ्यूचर में इसको सेव करना है। तो बनाने वालों ने, जिसने टावर को बनाया, तो करंट टाइम पे तो सेव कर दिया, लेकिन फ्यूचर में इसको सेव करना है, इसको वो लोग नहीं बता पाए, क्योंकि सॉइल वहाँ की वीक थी, तो इस चीज़ को उन्होंने ध्यान नहीं दिया ना, इस चीज़ को उन्होंने कंसिडर नहीं कर पाया। फिर हो सकता है इस चीज़ की वो इस चीज़ को कैलकुलेट ना किए हों, उनको लगा कि अभी करंट में सेम है तो फ्यूचर में भी सेफ होगा, लेकिन फ्यूचर में जाके क्या हो गया, धीरे धीरे टिल्ट हो गया। और टिल्टिंग कितना मिल गया आपको? ये 3.9 है, तो अराउंड 4 डिग्री मिल जाता है। ठीक है, अब इस चीज़ को एक्सप्लेन किसने किया था? फिर आते हैं तरजागी। तो 1924 में है ना, उन्होंने एक बुक लिखा। ठीक है, पब्लिशर आपको 1925 मिल जाएगा। द नेम ऑफ द बुक इज अर्डबाउ मैकेनिक। नेम क्या था इसका यहाँ पे? अर्डबाउ मैकेनिक। ठीक है, तो अर्डबाउ मैकेनिक वॉज रिटन बाय द कार्ल वॉन तरजागी, जिसको आप केवी तरजागी बोल देते हैं या तरजागी बोल देते हैं सिंपल। ठीक है, इन्होंने बुक लिखा था कार्ल वॉन अर्डबाउ मैकेनिक। कब पब्लिश हुआ? 1925 में। जैसे पब्लिश हुआ 1925 में, ठीक है, एकदम से सभी जगह से क्या हो गया, यहाँ से एक अलग सा आप बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, जितने भी साइंटिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट और जियोटेक्निकल इंजीनियर थे, ठीक है, सब में एक अलग सा आपको बोल सकते हैं। ठीक है, कि इस सब्जेक्ट को लेकर इन्हेंसमेंट हो गया, एक सब्जेक्ट को लेकर के इन्हेंसमेंट हो गया। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है ना, तो इस चीज़ को कंसिडर करते हुए इनके एक हुनर दिया गया, फादर ऑफ द मॉडर्न सॉइल मैकेनिक्स, फादर ऑफ द मॉडर्न सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, इनको फादर नाम से ऑनर किया गया, इनको फादर नाम से ऑनर किया गया। ठीक है, अब कब पब्लिश किया था? 1925 में। अभी क्या चल रहा है यहाँ पे? 2025। तो आपसे क्या पूछा जाए, क्या सॉइल पर हमें सब कुछ नोन हो गया होगा? नहीं, अभी सॉइल पर हमें सब कुछ नहीं पता हुआ है। तो कई सारे पैरामीटर्स हैं जो स्टेट नहीं, वो डायनेमिक हैं। तो आप देखिए ओवर पीरियड ऑफ टाइम उनमें चेंजेस देखने को मिलेगा आपको।
इनमें चेंजेस देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, अब थोड़ा और आगे डिस्कस करते हैं। अगर मैं बात करूँ सॉइल की, है ना, तो सॉइल आपसे पूछा जाए क्या सॉइल का बिहेवियर एज अ लिक्विड हो सकता है। आपसे पूछा जाए क्या सॉइल बिहेवियर एज अ लिक्विड हो सकता है। एनीवन, क्या सॉइल एज अ लिक्विड बिहेव कर सकता है। यस। क्या सॉइल का बिहेवियर सॉलिड हो सकता है। क्या सॉइल बिहेवियर एज अ सॉलिड हो सकता है। यस। ओके, तो आपसे पूछा क्या सॉइल बिहेवियर एग्जैक्टली लिक्विड जैसा होगा। क्या सॉइल बिहेवियर एग्जैक्टली लिक्विड जैसा होगा। क्या सॉइल बिहेवियर एग्जैक्टली लिक्विड जैसा होगा। नहीं, सॉइल फ्लूइड जैसा बिहेव करेगा बट एग्जैक्टली फ्लूइड नहीं बन पाएगा, मीन्स उसके जैसा नहीं शो कर पाएगा। नेक्स्ट, आप सॉलिड जो है वो सॉलिड जैसा बिहेव करेगा, क्या एग्जैक्टली सॉलिड ही होगा। नहीं, ये भी आप नहीं कर सकते। इट मीन्स जो सॉइल है इसका बिहेवियर आपको लिक्विड जैसा मिल सकता है और फ्लूइड जैसा मिलता है, लेकिन क्या एग्जैक्टली सॉलिड होगा या एग्जैक्टली लिक्विड होगा ये आप नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, जो आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं उसका भी कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा, जो आप सॉलिड मैकेनिक्स पढ़ते हैं मीन्स सोप पढ़ते हैं उसका भी कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। इट मीन्स उन दोनों सब्जेक्ट का कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा किसमें, सॉइल में। तो सॉइल इतना आसान नहीं है, सॉइल इज वेरी कॉम्प्लेक्स मटेरियल, ठीक है। तो इसको समझना बड़ा मुश्किल है, सॉइल को समझने का बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि ना तो एक सॉलिड जैसा बिहेव करेगा ना ही लिक्विड जैसा बिहेव करेगा। उसकी प्रॉपर्टी को शो करेगा लेकिन कहा जाए क्या सॉलिड ही है नहीं, क्या लिक्विड ही है नहीं है, उसका बिहेवियर जैसा शो करेगा। तो ऐसा आपको यहाँ से मिल जाता है इसमें सॉइल में। और सॉइल ऐसा है कि अभी करंट में कुछ और बताएगा, फ्यूचर में इसकी प्रॉपर्टी कुछ और हो जाएगी, यहाँ पे कुछ और हो जाएगी, ठीक है। जो सॉइल है वो हर 1 मीटर अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करा होता है, हर 1 मीटर लेंथ पे भी अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज करा होता है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स मटेरियल है ये, ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मटेरियल है ये, ठीक है। तो अगर हम सॉइल के बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं, है ना, अगर हम सॉइल के बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, सॉइल मैकेनिक्स। अब यही मैं बिहेवियर की स्टडी करूँ कहाँ पे, एक फ्लूइड में, तो क्या हो जाएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स हो जाएगा। अब यही सेम बिहेवियर की स्टडी की जाए कहाँ पे, एक सॉलिड की, तो क्या बोल देगा, उसको सॉलिड मैकेनिक्स बोल देते हैं। लेकिन मैकेनिक्स सबको कई जगह मिलता है और सॉइल सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ भी कंसेप्ट करना होगा आपको बेस की रिक्वायरमेंट होगी, और वो बेस कहाँ से मिल रहा होगा, सॉइल का। वो बेस आपको कहाँ से मिल जाता है, सॉइल से मिल जाता है, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ये। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पूछा जाए सॉइल मैकेनिक्स क्या हो जाता है, तो देखिए, तो इसको बोल सकते हैं इट इज द स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग बिहेवियर ऑफ सॉइल, तो जगह स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग बिहेवियर ऑफ सॉइल व्हेन इट इज यूज्ड आइदर अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल और ए फाउंडेशन मटेरियल, नेक्स्ट पॉइंट, के.बी. तरजाकी इज द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, ही पब्लिश हिज फर्स्ट बुक एट बॉग मैकेनिक इन 1925। देख ली, अपनी बुक कब पब्लिश किया था, 1925 में, ठीक है, 1925 में। तो आपको थोड़ा बेसिक्स बता दिया, ये आपको बेसिक बता दिया। अब आगे देखा जाता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। अब सॉइल मैकेनिक्स में फॉर्मेशन कैसा होता है, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स या सॉइल, द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल, इसको हम क्या बोल देते हैं, पेडोजेनेसिस बोलते हैं। एंड द स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी और पेडोजेनेसिस बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। टाइम क्या हो गया, चलिए ठीक है, ओके। तो